बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो लास्ट वीडियो है शार्ट क्वेश्चन के लिए, दो वीडियो पहले शेयर हुई हैं 8-8 मिनट की, तो ये लास्ट वीडियो है। तो ये तीनों वीडियो मिला के कोई 25 या 30 मिनट की वीडियो बन जाएंगी, जिसके अंदर आलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन है वो है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो वो सेल जो चार्ज नहीं हो सकते, एक दफ़ा यूज़ हो जाएं, तो उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। और वो सेल जो बार बार चार्ज हो सकते हैं यूज़ करने के बाद, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल की जो एग्ज़ाम्पल होती है वो है सिंपल, जो हम क्लाक में सेल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ड्राई सेल। और वो सेल जो बैटरी के साथ यूपीएस के साथ अटैच है, जो बैटरी, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल, क्योंकि वो चार्ज किया जा सकता है बार बार। तो ये सिंपल सा प्राइमरी सेल, सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, इसकी एग्जांपल है ड्राई सेल। और सेकेंडरी सेल विच कैन बी रिचार्ज, जिसको बार बार चार्ज किया जा सके, इसकी मिसाल है लेड एसिड बैटरी, जो कि यूपीएस के साथ मोस्टली अटैच होती है और उसमें लेड भरा होता है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है कि फ्यूल सेल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और इसके एडवांटेज क्या हैं। सारी बातें इसमें कवर हो रही हैं। तो फ्यूल सेल के जो रिएक्टेंट होते हैं वो होती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर पानी बना देते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है फ्यूल सेल्स के अंदर। तो दीज सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में पैदा होता है प्योर वाटर पैदा होता है साथ में ड्यूरिंग फ्लाइट, क्योंकि ये जो सेल्स हैं फ्यूल सेल्स है, ये स्पेस शटल में यूज़ किए जाते हैं। तो जब स्पेस शटल जो है वो फ़्लाइट लेती है तो प्योर वाटर प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। इसके अलावा जो ये वाले सेल्स हैं फ्यूल सेल्स, इनका कोई पोल्यूटेंट्स नहीं है, कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है, क्योंकि सिंपल दो रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो यूज़ होते हैं, इसलिए ये पोल्यूटेंट फ्री हैं ये सेल्स। और ये सेल्स बड़े एफिशिएंट हैं। एफिशिएंट का मतलब ये होता है जो मैक्सिमम आउटपुट लेता है, इनपुट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका मैक्सिमम रिज़ल्ट आता है। कैसे, कितना एफिशिएंट है, ये तकरीबन 75% जो एनर्जी होती है फ्यूल के बॉन्ड में, फ्यूल कौन सा यहाँ पे यूज़ होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, वो फ्यूल है। उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर जो बॉन्ड की एनर्जी है वो 75% इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की सलाहियत होती है इस सेल के अंदर। और जो ये वाले सेल्स हैं ये लाइट वेट होते हैं, इनका वेट हल्का फुल्का होता है, ये पोर्टेबल हैं, इनको कैरी करना आसान होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। अगर ये लॉन्ग आ जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे बुक में है एक्सप्लेन करके अगर आप याद करके लिखें। तो ये जो पर्पस था वीडियो बनाने का, ये सिर्फ उन बच्चों को फैसिलिटेट करना है जिन बच्चों को रिवीजन का इशू है या जो बच्चे सही तरीके से प्रेपरेशन नहीं कर सके। तो इसमें जो बच्चों की प्रेपरेशन अच्छी है तो उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट मैंने ऐड किए हुए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है वो ये है कि डाउन सेल कौन सा काम करता है। तो जो डाउन सेल होता है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं NaCl मोल्टन फॉर्म में। NaCl आम खाने वाला नमक होता है, उसको गर्म करके पिघला लेना है तो वो मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसको जिस सेल में यूज़ करते हैं उस सेल का नाम है डाउन सेल। और जब सेल में यूज़ करने के बाद उसकी क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें सोडियम मेटल हासिल होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का जो पहला एडवांटेज है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में बेसिकली काम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं।
हमने यूज़ करना है सेल के अंदर मोल्टन NaCl, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और सेल हमें क्या बना के दे देगा, सोडियम मेटल बना के दे देगा। और ये काम कौन से सेल में होना है, डाउन सेल में। जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये है कि NaCl को हमने यूज़ करना है सोल्यूशन फॉर्म में, NaCl को पानी में हल करके यूज़ करना है। और जब यूज़ करेंगे और फिर हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब NaCl सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो NaOH प्रोड्यूस होता है। और ये काम कौन से सेल में होता है, नेल्सन सेल में होता है, मरकरी सेल में होता है, कास्टनर केल्नर सेल है, इनमें होता है। ये 3 सेलों के अंदर ये हो सकता है। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का कि हमें NaOH हासिल होता है। तो सोडियम मेटल हासिल होती है NaOH को मोल्टन फॉर्म में यूज़ करने से, जबकि NaOH यूज़ होता है NaOH पैदा होता है NaCl की एक्वस सोल्यूशन फॉर्म यूज़ करने से। उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ एनोडाइजिंग। एलुमिनियम की हमारे पास चादर होगी, उसके ऊपर हमने एक पतली सी थिन सी एक लेयर जो है उसकी कोटिंग करनी है। तो वो लेयर कौन सी होगी जिसकी हमने कोटिंग करनी है, वो होती है एलुमिनियम ऑक्साइड। तो एलुमिनियम का बड़ा सा पीस होगा, उसके ऊपर एक पतली सी एलुमिनियम ऑक्साइड की जो है वो लेयर चढ़ा देना है। इस अमल को एनोडाइजिंग कहते हैं। ये एलुमिनियम की कोटिंग करना, कोटिंग मीन एक थिन लेयर बनाना। तो एलुमिनियम के ऊपर थिन लेयर किसकी बनानी है, एलुमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3। इस काम को, इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो एलुमिनियम ऑक्साइड है वो एलुमिनियम को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, किस अमल से, कुरैयन के अमल से। कि मतलब ये है कि जो एलुमिनियम पड़ी ख़राब हो सकती है, गल सड़ सकती है, लेकिन जब उसके ऊपर एलुमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है तो फिर वो कुरैयन से बची रहती है। उसके बाद इसी का पार्ट है कि हम एनोडाइजिंग का काम करते कैसे हैं। एनोडाइज्ड एलुमिनियम से मुराद है वो एलुमिनियम जिसके ऊपर एलुमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग है, जिसको हमने एनोडाइजिंग प्रोसेस से गुजारा है। तो वो एलुमिनियम जिसके ऊपर एलुमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी गई है वो एलुमिनियम एनोडाइज्ड एलुमिनियम है। और ये हम करते कैसे हैं, ऐसा करने के लिए हम एलुमिनियम को क्या करते हैं, एनोड बना देते हैं। और ये एलुमिनियम जो एनोड होगा वो कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा, जिस सेल के अंदर जो होगा डाइल्यूट H2SO4 होगा एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो एलुमिनियम को एज ए एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें डाइल्यूट H2SO4 है, उसके अंदर अगर हम यूज़ करेंगे तो एलुमिनियम एनोडाइज्ड हो जाएगी। एक जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इम्प्योर कॉपर को प्योर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए इम्प्योर कॉपर को एनोड बना दिया जाता है और प्योर कॉपर को कैथोड बना दिया जाता है। यहाँ पे सॉरी कैथोड बना था। प्योर कॉपर को जो है वो कैथोड बना दिया जाता है और ये दोनों कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। तो ऐसा करने के बाद जो इम्प्योर कॉपर है वहाँ से जो कॉपर के एटम होते हैं वो माइग्रेट करके इम्प्योर कॉपर से वो प्योर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह जो कॉपर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में से लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ किसको कहते हैं, ये मैंने जिंक एलिमेंट लिखा है, हाइड्रोजन एलिमेंट, कॉपर एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट लिखे हैं। यहाँ पे ढेर सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। तो ये जिंक जो है वो जब जिंक आयन की फॉर्म में होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है -0.76। इस तरह जो हाइड्रोजन का है वो है 0.000 और जो कॉपर का है वो है +0.34। ये जो रिएक्शंस हैं ये रिडक्शन है।
तो अगर हम इसको ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इनकी वैल्यू सेम रहेगी, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते किसको हैं? ये जो है ना लिस्ट ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की जो लिस्ट है, ये लिस्ट जिंक, हाइड्रोजन और कॉपर, इस लिस्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस लिस्ट को बनाने के लिए शराइत किया है कि ऊपर वो एलिमेंट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और नीचे वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। और ये लिस्ट बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन को बतौर रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, जिसकी जो वैल्यू है 0.00 है। इससे जो छोटी वैल्यू होंगी वो ऊपर होंगी, जो बड़ी वैल्यू होंगी वो नीचे होंगी। तो एक तरतीब के साथ एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल लिख देना है। तो जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली क्या है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट है। कौन सी लिस्ट है? ऐसी लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं, और तरतीब देते हुए हम ऑर्डर रखते हैं किसका? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कि उसकी जो छोटी वैल्यू होगी वो ऊपर रखते हैं, जो बड़ी वैल्यू है वो नीचे होती है, और जो रेफरेंस है वो हाइड्रोजन स्केल है। तो इस लिस्ट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इसके ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं, मैंने सिंपल फॉर्म में लिखी है। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर भी लिखा जा सकता है। ये पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5 ये अलग अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पहला ये है कि आप ये गैस कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन दो इलेक्ट्रोड्स को जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। ये एक वर्ड लिखा हुआ फिजिबिलिटी, इसका मतलब है पॉसिबिलिटी, कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रेडिक्शन मीन होता है पता लगाना, मालूम करना, अंदाज़ा हो जाना। तो हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन होने के काबिल है भी सही या नहीं। कैसे अंदाज़ा हो सकता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अभी कैसे अंदाज़ा हो सकता है उसके लिए ये मैंने एग्जांपल नीचे लिखी हुई है। जब भी दो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको जमा करेंगे, जैसे ये जमा किया हुआ है कॉपर और जिंक का, तो आंसर आ रहा है 1.10 वोल्ट। अगर ये आंसर प्लस में आ जाए तो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर रिएक्शन प्लस में ना आए तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ये हेडिंग लिखने के बाद आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देना कि इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होता है या नहीं होता, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हैं। अब इसको लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन फॉर्म में, ये माइनस को प्लस कर देंगे क्योंकि हमने इसको उल्टा के लिखा है। ये पहले ही प्लस में थी, तो इनको सम करेंगे तो आंसर 1.10 वोल्ट आ जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ सेल। एक सेल कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करता है हम ये भी मालूम कर सकते हैं, सिंपल सा। इसके अंदर भी यही एग्जांपल होगी, पहले पॉइंट में भी यही एग्जांपल होगी। कॉपर आयन प्लस जिंक क्या बनेगा? कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव। और इसके अंदर जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो कॉपर है उसकी रिडक्शन होगी। ये कॉपर का पोटेंशियल है, ये जिंक का पोटेंशियल है, दोनों को जमा करेंगे तो सेल के वोल्टेज निकल आएंगे। आंसर प्लस में होगा तो रिएक्शन हो सकता है, आंसर प्लस में ना हो तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि हम दो मेटल्स में से बता सकते हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है। तो कैसे बता सकते हैं? जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, कम किसका होगा? जो इस सीरीज में ऊपर होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, जैसा कि जिंक का है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा, कम होगा, वो मोर रिएक्टिव है। तो अगर हमारे पास ये देखें लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, कॉपर का प्लस में है, तो कॉपर का ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक का कम है। जिसका कम होता है वो मोर रिएक्टिव है। इसका मतलब ये है कि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है
कि जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो क्यों है? तो आपने बताना है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लॉस कर सकती है और वो मोर रिएक्टिव है। नेक्स्ट इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कोई से दो मेटल अगर हमारे पास हैं तो उनमें से कौन सी मेटल एसिड के साथ ज़्यादा रिएक्शन तेज़ करेगी? तो ये भी हम बता सकते हैं जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है क्योंकि वो मोर रिएक्टिव होता है, लिहाजा उसमें एबिलिटी होती है रिएक्ट करने की एसिड के साथ। अगर हम जिंक और कॉपर का मुवाजना करेंगे तो जिंक का रिएक्शन कॉपर के साथ फास्ट होगा, जिंक का रिएक्शन एसिड के साथ फास्ट होगा, जबकि कॉपर का रिएक्शन एसिड के साथ स्लो होगा। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर सकती है कि नहीं कर सकती। मीन एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में जुड़ा हुआ है, क्या उस एलिमेंट को अपनी जगह से दूसरा एलिमेंट हटा सकता है या नहीं हटा सकता? तो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो नीचे वाले को हटा सकता है। तो इस लिस्ट के अंदर जिंक सीरीज में ऊपर है, तो जिंक क्या कर सकता है? जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। इसमें भी लॉजिक यही है कि जिंक मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। तो जी जो सीरीज में ऊपर होगा वो कैन डिस्प्लेस लोअर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो एक एग्जांपल क्या है कि जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट में कॉपर जुड़ा हुआ है तो जिंक जो होती है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल सकती है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं 5। इनको इकट्ठा बना के लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया जा सकता है अगर कोई और क्वेश्चन अच्छा ना आता हो। अगर ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इनको अच्छे तरीके से आप